हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है, कहानी है चीफ की दावत, और इसका हाफ पार्ट पहले यानी कि कल आपको दे चुके थे और आगे का हाफ पार्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी आपकी शुरू हुई थी श्यामनाथ के घर से, जो कि उनकी पत्नी और उनके आपस में बातें हो रही थी और उन्होंने अपने घर चीफ को दावत पर बुलाया था। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से हुई थी। शुरुआत होते होते आपकी कहानी आ चुकी थी कि चीफ जब दावत पर आए तो सब आपस में मिलजुल कर बातें कर रहे थे और बात बात पर हंसती, बात बात पर चिढ़ाती श्यामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो या उनकी पुरानी सहेली हो, चीफ की पत्नी थी। चलिए आगे देखते हैं। इसी रो में पीते पिलाते उनको 10:30 बज गए। वक्त गुजरता गया, पता ही नहीं चला। लोग अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकल गए। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान भी जा रहे थे। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गया। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे उनकी टांगें लड़खड़ा गई। श्यामनाथ ने जो देखा उसको देखकर वह घबरा गया और क्षण भर में सारा नशा हीरन हो गया, यानी कि सारा नशा उसका उतर गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी माताजी सो चुकी थी। बैठे बैठे मुंह से लगातार खर्राटे की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर थम जाता तो खर्राटे और भी गहरी हो जाती थी और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर से दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे दिखाई दे रहे थे। तो ये कंडीशंस उनकी माँ की यह दृश्य देखकर जो श्यामनाथ जो है घबरा गया और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। श्यामनाथ ने देखा तो उसको बड़ा क्रोध हुआ, यानी कि बड़ा गुस्सा आया। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर वह उठा दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके साथ उसके चीफ थे और उन्हें कोठरी में वह ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े हुए थे। अगर शायद वो ना उसके वहाँ पर उस वक्त होते तो वह अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा ही कर जाता। चलिए आगे देखते हैं। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ को देखते ही जो अफसर की स्त्रियां थी वह हंसी और चीफ ने धीरे से कहा कि जो है बहुत गंदी बात है कि आप लोग जो हंस रहे हैं। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते नहीं बना। मतलब वो एकदम से हक्की बक्की हो गई। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी, यानी कि उन्हें अपनी हालत पर खुद अपने आप शर्म आई। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथराने लगी। माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़रों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। उसने इतनी सी बात कही और उसको ऐसा लगा कि चीफ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है जो उन्होंने देखा है। चीफ के चेहरे की मुस्कुराहट थी। वह हमें खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े था, दूसरा बाहर था। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। श्यामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। उन्हें मतलब श्यामनाथ को थोड़ा सा नाराज़गी हुई। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे किया। माँ और घबरा उठी कि ये क्या कर रहे हैं। माँ हाथ मिलाओ, श्यामनाथ बोला, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ से तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठा। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। श्यामनाथ बोला कि आप ऐसे इनको रिप्लाई करो। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सुकचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा, यानी कि सब उनकी बात पर हंस पड़े। वातावरण हल्का होने लगा था। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का शोभ भी कुछ कम होने लगा था। चीफ ने सब स्थिति संभाल ली। वहाँ पर साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी भी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है, आपसे थोड़ा शर्माती हैं।
साहब इस पर कुछ नज़र आए, बोले सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं गाना सुनाओ। श्यामनाथ बोला कि माँ ये जो है चीफ कह रहे हैं कि आप एक गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाना गाया है। फिर देखिए वहाँ माँ, वाह माँ, मेहमान कहा भी कोई टालता है, साहब ने इतने शौक से कहा है नहीं गाओगी तो साहब को बुरा लगेगा। श्यामनाथ बोला, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। माँ ने जवाब दिया, वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती है, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ इसके बाद में हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लड़ती आवाज़ में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरिया नी माए हरिया नी भेड़े, हरिया मी भागी भरिया है। तो ये उन्होंने पंक्तियाँ गाने शुरू की टप्पे की। आगे देखिए, देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्म में बदल उठी थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगा कि चीफ को जो माँ ने गाना गाया है वो बहुत ही पसंद आया है। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है। तो श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे और बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोला, लड़कियाँ गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारी क्या होती है। श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी को देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जंगे जंगे से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा कर दे दूँगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब की फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें कैसी फुलकारी बना दोगी ना। श्यामनाथ ने अपनी माँ से पूछा। माँ फिर भी चुप रही। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा। बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। उसने कहा, मेरी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, अब शायद मैं नहीं यह बना पाऊँगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के फुल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी से उठी और सबकी नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने को देर थी कि आंखों पे छल छल आंसू बहने लगे। उन्हें जो उनके साथ जो हुआ था उस पर उन्हें रोना आने लगा। दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुँचती, वह बार बार उमड़ आते आंसुओं को बरसों से बांधकर तोड़कर उमड़ आए हों, ऐसा लग रहा था जब वो रो रही थी। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आधी रात का वक्त हो चुका था। मेहमान खाना खा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सासा माँ की कोठरी के दरवाजे को जोर से खटकने लगा। चीफ की दावत हो चुकी थी, वे वापस जा चुके थे। तो श्यामनाथ अपनी माँ के पास आया। माँ ने फिर दरवाज़ा खोल दिया। माँ का दिल बैठ गया कि कहीं वह गुस्सा ना हो, उन पर नाराज़ ना हो, लेकिन वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर से कोई भूल हो गई। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही श्यामनाथ झुकते आगे बढ़ा और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग भर दिया है। साहब तुमसे इतना खुश हुए, क्या कहूँ। ओ मम्मी, ओ मम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों से फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली,
बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना जैसे बंद हो गया हो, उनकी पेशानी पर फिर तनाव पड़ने लगा। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट गई। माँ, क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ। तुम जानबूझकर हरिद्वार जा बैठना चाहती हो ताकि दुनिया कहे बेटा माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता है। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खान पहन कर लिया है, अब यहाँ क्या करूँगी? थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है, यह शामनाथ ने अपनी माँ से बोला। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूँ, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूँ नहीं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तुम तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुँह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश होकर गए हैं। कहते थे जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं भी देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। साहब खुश हो गए हैं तो मुझे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, बड़ा अफसर भी बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी झुर्रियों भरा चेहरा खिल उठा, आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूँ हो जाएगी, साहब को खुश रखूँगा तो कुछ तो करेंगी ही, वरना उनकी खिदमत करने का क्या फ़ायदा होगा? कुछ तो मिलेगा ही। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर से बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर शामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गया। यानी कि जो शामनाथ थे अपने आप को ही कहा कि मिस्टर शामनाथ अब सो जाइए, और वह ऐसा कहते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। तो इस प्रकार से ये 11 कहानी में से एक कहानी थी चीप की दावत। इससे पहले कहानी आपको दे चुके थे पूस की रात। तो ये 11 कहानी की दूसरी कहानी थी, और ये कहानी से मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उद्देश्यपूर्ण कहानी लिखी भीष्म साहनी ने। तो अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ये कहानी पहुँचे जिनकी ये ज़रूरत है। और साथ में एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको हिंदी में की तरफ से किस तरह का कंटेंट और चाहिए। और लाल बटन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।